गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम बीएससी फाइनल ईयर पेपर 2 का यूनिट 1 का सेकंड टॉपिक करेंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे लैटिस क्या है, बेसिस क्या होता है, ट्रांसलेशन वेक्टर क्या है, यूनिट सेल क्या है और 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या होते हैं। ध्यान रखेंगे आपको ये जो 4 टॉपिक है उससे एक एक नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये जो 5वां टॉपिक है 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर ये पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो आप इसको वैसे ही प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा क्या है, लैटिस। लैटिस जिसको हम क्या कहते हैं, जालक कहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए लैटिस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लैटिस क्या होता है, लैटिस जो होता है किसी भी क्रिस्टल को जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर को वो रिप्रेजेंट करता है। तो हम कह सकते हैं इट रिप्रेजेंट द जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए क्रिस्टल। और क्या होता है लैटिस, लैटिस इज ए ग्रुप ऑफ पॉइंट इन ए स्पेस। लैटिस क्या होता है, बहुत सारे जो पॉइंट्स है उसका ग्रुप होता है स्पेस में, या हम कह सकते हैं कि अरे ऑफ पॉइंट इन ए स्पेस। तो हम कह सकते हैं अरे या ग्रुप, अरे ऑफ पॉइंट इन ए space. Each point is called the lattice point. हम हर एक पॉइंट को क्या कहते हैं, लैटिस पॉइंट कहते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा होता है बेसिस। बेसिस जिसको हम क्या कहते हैं, आधार। लैटिस को हम क्या कहते हैं हिंदी में, जालक, और बेसिस को हम क्या कहते हैं, आधार। तो बेसिस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, बेसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं, बेसिस आर द कलेक्शन ऑफ एटम्स इन रेगुलर अरेंजमेंट इन स्पेस। एटम्स आर मॉलिक्यूल्स। जो बेसिस होता है किसका कलेक्शन होता है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होता है। कैसे, स्पेस में एक रेगुलर मैनर में अरेंज होता है। क्लियर हो रहा है। अब ये जो कलेक्शन है वो एक एटम्स का भी हो सकता है या हंड्रेड्स ऑफ एटम्स का होगा, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा रहेगा, रेगुलर अरेंजमेंट पे रहेगा। अब हम देखते हैं लैटिस प्लस बेसिस। जब हम इन दोनों को मिला लेंगे किसी भी क्रिस्टल के लिए, लैटिस प्लस बेसिस मिलके हमारा क्या देता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर देता है। तो लैटिस प्लस बेसिस फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि एक जालक और आधार मिलके क्या बनाते हैं, क्रिस्टल संरचना बनाते हैं। इसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। देखिए यदि हमारे पास क्या है, ये डॉटेड फॉर्म में हमने क्या लिया हुआ है, इसको हम क्या ले रहे हैं, लैटिस। हर एक पॉइंट क्या कहलाएगा, लैटिस पॉइंट कहलाएगा ये। अगर इस प्रकार से हम क्या ले रहे हैं, लैटिस ले रहे हैं स्पेस में, और इसके साथ में हम क्या मिला रहे हैं, बेसिस मिला रहे हैं। बेसिस को हम किससे दर्शक, मान लो ये 2 एटम्स कैसे हैं, इंक्लाइंड है, ये हमारा क्या बना रहा है, बेसिस बना रहा है। तो लैटिस प्लस बेसिस मिलके हमारा क्या बन जाएगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम इसको किस प्रकार से देख सकते हैं, हर लैटिस पॉइंट के साथ में जो ये बेसिस है क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। हर लैटिस पॉइंट के साथ में ये बेसिस क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा। तो ये क्या बनाएंगे हमारे को, ये हमको देंगे क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए और कैसे रहते हैं ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ये भी किस मैनर में रहते हैं, रेगुलर वेल मैनर में ये क्या रहते हैं, अरेंज रहते हैं ये। क्लियर हो रहा है। सो लैटिस एंड बेसिस फॉर्म द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देन हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, थर्ड टॉपिक है ट्रांसलेशन वेक्टर। तो आपके माइंड में क्वेश्चन उठ रहा है कि ट्रांसलेशन वेक्टर की आवश्यकता क्यों हुई। तो अगर हम कहेंगे हमको अगर इस लैटिस पॉइंट्स को, इस लैटिस को मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना है,
तो हम कह सकते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लैटिस इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन वेक्टर। ट्रांसलेशन वेक्टर तो हम टी से दर्शाते हैं। तो यदि हम किसी समय पर देखते हैं, यदि हमारे पास ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ पर ले लेते हैं हम, ये पॉइंट है, इसको ओरिजिन लेते हैं, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो इसके लिए ट्रांसलेशन वेक्टर टी क्या होगा, टी बराबर हम देखेंगे इस एक्सेस में हमारा क्या गया है, 1 गया है, तो ये 1a और इधर हमारा क्या दिया, देखिए 1 2 पॉइंट गया है, इसको हम ले लेंगे 2b, जहां a और b को क्या कहते हैं हम, a और b को हम कहते हैं प्रिमिटिव या फिर यूनिट वेक्टर्स, और 1 2 क्या है, इनके इंटीजर्स नंबर है। तो इस फार्मूले को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं t इक्वल्स टू n1a प्लस n2b। अगर इसको हम 3 डायमेंशन में लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n3c। ध्यान रखेंगे ये लैटिस का क्या है, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर यहाँ पर मैं देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर क्या ले रही हूँ, एक पॉइंट ले रही हूँ, ये ओरिजिन पॉइंट है जिसको मैं r से दर्शा रही हूँ। अगर ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से इस लैटिस पॉइंट तक जा रहा है और इस लैटिस पॉइंट से यहाँ तक आया, इसको हम ट्रांसलेशन वेक्टर कह दिए, और यहाँ से ये इस ओरिजिन पर आ रहा है जिसको हम r' कर रहे हैं। अगर इस ओरिजिन r' जिसको हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ लैटिस पॉइंट करते हैं, यदि इस लैटिस पॉइंट्स का इन्वायरमेंट और इस r' का इन्वायरमेंट सेम है, तो यहाँ पर हम इस r' को कह सकते हैं r' इक्वल्स टू r प्लस t से डिनोट कर सकते हैं, जहाँ पर t की वैल्यू हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो r' हमारे पास मिल जाएगा r प्लस n1a प्लस n2b प्लस n3c। ध्यान रखेंगे, आपको ये भी क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ट्रांसलेशन वेक्टर क्या होते हैं। तो ये हमारा तीसरा टॉपिक हो गया। उसके बाद हम किस में चलते हैं, हमारा चौथा टॉपिक क्या है, यूनिट सेल। तो इसको आप नोट कर लेंगे। यूनिट सेल हम क्या देखते हैं, किसी भी क्रिस्टल स्ट्रक्चर का जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पार्ट होता है उसको हम क्या कह देंगे, यूनिट सेल कह देंगे। देखिए ध्यान से, यूनिट सेल हम किसको कहेंगे, हम यूनिट सेल उसको कहेंगे क्या, स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल विच इज repeating themselves and become an entire crystal, that is called the unit cell। इसका अर्थ क्या है कि किसी भी क्रिस्टल का छोटा सा वह भाग जो अपने आप को क्या कर रहा है, पूरा रिपीट करके फिर से उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाएगा, उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट सेल कहते हैं। अब देखिए यूनिट सेल का अगर कहेंगे हम, यूनिट सेल का हमारा बेस्ट एग्जांपल क्या है, यूनिट सेल का बेस्ट एग्जांपल है, देखिए इस क्यूब में, देखिए ये जो एक क्यूब है, ये हमारा एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है। इस क्यूब में देखिए ये अलग अलग कलर्स के क्या बने हुए हैं, पार्ट्स बने हुए हैं, ये ऐसे पूरे डिवाइडेड है। यदि मैं इस छोटे से पार्ट्स को लेती हूँ, इस छोटे से भाग को लेती हूँ जो कि स्क्वायर की तरह दिख रहा है, इधर पूरा काटेंगे तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा। ये छोटा सा जो पोर्शन है इसके लिए, इस क्यूब के लिए क्या कहलाता है, ये एक यूनिट सेल कहलाता है। और ये पूरा ऐसे ही रिपीट होके क्या बना, देखिए ये पूरा क्या बन गया, ये क्रिस्टल बन गया है। तो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ दिस क्रिस्टल इज कॉल्ड द यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के आधार पर हम इसको कितने प्रकार से बांट देते हैं, 3 प्रकार से बांट देते हैं, 2 प्रकार से बांटते हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम इसको आगे और देखेंगे। पहला क्या है हमारा, प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा हमारा क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब देखिए प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, मैंने एक क्यूब लिया हुआ है। प्रिमिटिव यूनिट सेल में देखते हैं हम कि जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, हमारा मेन क्या है कि किसी भी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ पर है। तो यदि हम एक यूनिट सेल ले रहे हैं, ये वाला यूनिट सेल ले रहे हैं, ये पूरा एक क्रिस्टल क्यूब की तरह ये कटेगा, तो हम देखते हैं कि प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या हो रहा है, प्रिमिटिव यूनिट सेल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो कहाँ पर होंगे, इनके
कॉर्नर्स में। इसमें कितने, इस क्यूब में देखेंगे कितने कॉर्नर है, 8 कॉर्नर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है। और ये इसकी क्या कहलाती है, एजेस कहलाती है। ये एजेस कहलाती है और इनके बीच का क्या बनता है, एंगल्स बनता है। यहाँ पर देखिए तो प्रिमिटिव यूनिट सेल में क्या होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल में सिर्फ इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां पर रहेंगे, इनके सिर्फ कॉर्नर पे प्रेजेंट रहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। सेंटर्ड यूनिट सेल देखेंगे, सेंटर्ड यूनिट सेल फिर से कितने भागों में बटा हुआ है, 3 में बटा हुआ है। कौन कौन सा है, सबसे पहला हमारा आता है क्या, बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर में क्या होगा, इन कॉर्नर्स के अलावा, कॉर्नर्स में रहेगा लेकिन एक किस में रहेगा, इसके सेंटर, उस यूनिट सेल के सेंटर में भी एक हमारा क्या रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा। ध्यान रखेंगे ये हम यूनिट सेल की बात कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर यूनिट सेल में क्या रहेंगे, उसके कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स रहेंगे। बाद में हम नंबर ऑफ एटम्स भी ज्ञात करेंगे इसको। कॉर्नर्स पे तो रहेंगे, साथ में क्या रहेगा, उसके सेंटर पर भी रहेगा। उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर में क्या होगा, देखिए कितने फेसेस हैं, किसी भी क्यूब में अगर क्यूबाइड में देखेंगे तो हमारे पास 6 फेसेस आते हैं। जैसे ये टू अपोजिट फेसेस, 2 अपोजिट और 2 अपोजिट फेसेस। तो इस प्रकार से इसमें 6 फेसेस आते हैं। तो क्या होगा इसमें, कॉर्नर के अलावा, कॉर्नर में तो रहेगा ही, साथ में क्या रहेगा, इसके जो 6 फेसेस हैं उसमें भी 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। ये हमारा हो गया, तो ये 1 2 3 4, ये 5, ये पीछे वाला हो गया, तो ये 6। तो 6 फेजेस में हमारे पास क्या रहेंगे, 6 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेंगे। तो ये बॉडी सेंटर हो गया, ये फेस सेंटर हो गया। तीसरे को हम कहते हैं इंड सेंटर। इंड सेंटर भी कह सकते हैं, या इसी को कहीं कहीं पर आप देखेंगे बेस सेंटर लिखा रहता है। बेस सेंटर, बेस सेंटर में क्या होता है, इंड सेंटर या बेस सेंटर में जो 8 कॉर्नर्स में तो पार्टिकल्स रहेंगे, उसके साथ में क्या रहेंगे, 2 अपोजिट, कोई भी 2 अपोजिट फेस में क्या रहेंगे, 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, इन सेंटर। यदि उसको 2 बेस के में डाल देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, बेस सेंटर कहेंगे। तो इस प्रकार से 2 जो अपोजिट इंड्स रहते हैं, 2 अपोजिट इंड्स में कॉर्नर्स के अलावा 2 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और रहेंगे। ये एक फेस ले लिया हमने और ये दूसरा फेस ले लिया। इस प्रकार से जो यूनिट सेल है वो स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल का रहता है, जो अपने आप को रिपीट करके पूरा क्रिस्टल का निर्माण करता है। और इसके आधार पर देखेंगे तो यूनिट सेल 2 प्रकार के होते हैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें सिर्फ कॉर्नर पे रहेगा। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, सेंटर्ड यूनिट सेल, जो 3 भागों में बटा हुआ है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और इन सेंटर। बॉडी सेंटर में हम देखते हैं सेंटर पे रहेगा, फेस सेंटर में उनके जो 6 जो फेसेस हैं उस पे रहेंगे, और इन सेंटर में उसके जो 2 अपोजिट फेसेस हैं वहां पर आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे कॉर्नर के अलावा। अब देखते हैं यूनिट सेल में एक चीज और बताना चाहूंगी कि इसमें जो रहते हैं, अगर हमने इस प्रकार से एक क्रिस्टल बना लिया है या यूनिट सेल बनाया हुआ है, यदि इसको एक्सेस के अकॉर्डिंग लेंगे तो ये जो हमारा ए, बी और ये जो सी होते हैं, ये प्रिमिटिव या यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। और इनके बीच का जो एंगल रहता है, बी टू ए जो है अल्फा होता है, सी टू ए बीटा होता है, और ए टू बी जो होता है वो गामा होता है। अल्फा, बीटा, गामा और ए, बी, सी इनके यूनिट वेक्टर हो गए हैं। तो इनके बीच बनने वाले एंगल और इनकी जो यूनिट वेक्टर्स की जो वैल्यू है या प्रिमिटिव की वैल्यू है, ए, बी, सी की वैल्यू है, उसके आधार पर किसी भी क्रिस्टल को हमने कितने प्रकार से बांटा है, हमने नहीं बल्कि बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कितना 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इसको डिवाइड किया है इनकी इस प्रॉपर्टीज के आधार पर। उसको ब्रेवाइज नामक साइंटिस्ट ने और क्या किया, ब्रेवाइज नामक साइंटिस्ट ने उनको इन जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसके आधार पर और डिवाइड किया, और उन्होंने देखा कि वो जो 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसमें
14 टाइप्स का लैटिस आता है। तो उनके नाम पर ही इसको हम 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। साथ में उनके नाम पर क्वेश्चन क्या आ सकता है आपको, ब्रेवाइज लैटिसेस आ सकता है, या 14 लैटिस सिस्टम को बताइए, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो उसका आंसर हमारा वही होगा। इसको देखते हैं हम, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर। देखिए 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम क्या देखते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे। यहां पर हम लिख देते हैं क्रिस्टल टाइप, यहां पर हम लिख देते हैं टाइप ऑफ लैटिस, कितने प्रकार के लैटिस बनते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं यूनिट वेक्टर, यहां पर हम डाल देते हैं किसको, एंगल, जो उनके बीच बनने वाला एंगल है, और यहां पर डालते हैं हम उसके एग्जाम्पल। ये हमारा 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे पास कितने प्रकार के 7 टाइप की ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, आर्थोरॉम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल और हेक्सागोनल। क्यूबिक में हम देखते हैं हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल भी रहता है, बेस सेंटर्ड भी रहता है और फेस सेंटर्ड। इस प्रकार से इसमें कितने रहते हैं, इसमें 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स है। और इसके एज लाइन क्या होते हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C होंगे, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके एग्जांपल क्या होंगे, NaCl। टेट्रागोनल में हम देखेंगे प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड दोनों होंगे। इस प्रकार से इसमें 2 टाइप्स के होंगे, A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। Ni, इसके एग्जांपल क्या है, NiSO4। आर्थोरॉम्बिक में हम देखेंगे, आर्थोरॉम्बिक जो है उसमें हमारे पास चारों प्रकार का होता है। इसको कई बार क्या कहा जाता है कि इस इन सेंटर को, जो क्योंकि उसको बेस में रहता है इसलिए इसका बेस सेंटर नाम दे दिया जाता है। इसमें चारों प्रकार के हमारे पास यूनिट सेल होते हैं, और A इज नॉट इक्वल्स टू B, B इज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसके एग्जांपल है KNO3। एग्जांपल और बहुत सारे हैं, आप उनको अपने बुक से आप देख लीजिएगा, जो आपको कन्वीनियंट हो आप उसको याद कर लीजिएगा। मोनोक्लिनिक में क्या होते हैं, मोनोक्लिनिक में हमारे फेस सेंटर और इन सेंटर, या इसी को हम कहते हैं बेस सेंटर होते हैं। इस प्रकार से इसमें 2 प्रकार के यूनिट सेल होते हैं, A इज नॉट इक्वल्स टू B, B इज नॉट इक्वल्स टू C, और अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री इज नॉट इक्वल्स टू गामा। इसके एग्जांपल हमारे पास Na2SO4। उसके बाद हमारे पास आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में हमारे पास प्रिमिटिव होते हैं, और इसमें क्या आता है, A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू बीटा इज नॉट इक्वल्स टू गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। कॉपर सल्फेट है, CuSO4 इसके एग्जांपल में है। यहाँ पर ट्राइगोनल है, ट्राइगोनल में भी प्रिमिटिव बनते हैं, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा बीटा गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री, कैल्शियम सल्फेट। फिर हमारे पास हेक्सागोनल, जिसमें भी हमारे पास प्रिमिटिव होते हैं, A इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C, और ये हमारे पास SI2। इस प्रकार से इसमें हम देखते हैं एक, इसमें एक देखते हैं और इसमें एक। इस प्रकार से जब हम इसको काउंट करेंगे 3 to 5, 5 to 9, 9 to 11 और ये 14 टाइप्स का इन 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जो है हमारे पास 14 टाइप का लैटिस बनता है। इसलिए इसको हम 14 ब्रेवाइज लैटिसेस कहते हैं, क्योंकि इन 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को इन 14 प्रकार से ब्रेवाइज नामक साइंटिस्ट ने क्या किया था, साइंटिस्ट ने इनको डिफाइन किया था कि इन 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर में इन 14 प्रकार का जो हमारे पास लैटिस हमको प्राप्त होता है। तो उनके नाम पर ही इसको हम ब्रेवाइज लैटिसेस कहते हैं। अब आपके, क्योंकि आप हायर क्लास में हैं, तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो हमारे पास क्रिस्टल है, वो तो ठीक है, और इसका यूज कहाँ करते हैं। अगर आप MSc फिजिक्स या MSc केमिस्ट्री भी करते हैं और आगे आप रिसर्च में जाते हैं, तो रिसर्च में जब भी हम किसी सैंपल का एनालिसिस करते हैं
तो उन सैंपल्स का एनालिसिस करने पर हम उनके जो यूनिट वेक्टर्स की लेंथ और एंगल के आधार पर हम वहां पर डिफाइन करते हैं कि जो हमारा जो सैंपल बना है वो क्यूबिक होगा, टेट्रागोनल होगा, मोनोक्लिनिक होगा कि ट्राइक्लिनिक होगा, और उसके आधार पर उस सैंपल हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमारे 5 टॉपिक है वो आपको समझ में आए होंगे, और आप इसके लिए रेफरेंस बुक, आपके पास जो रेफरेंस बुक है उसको रेफर करिए, या आप इसके लिए और आपको डेप्थ में पढ़ना है, अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स की ये बुक आती है कीटर की, आप उसको भी आप देख सकते हो। थैंक यू वेरी मच।